सेक्शन 35D जो कहता है डिडक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब ये बहुत ही छोटा सा एक सेक्शन है जो आसान भाषा में आपको कहता है कि सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस डिडक्शन को क्लेम करने, यानी कि आप लोग इस डिडक्शन को कब क्लेम कर सकते हो। फर्स्ट, जब आप कोई इंडियन कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 35 की डिडक्शन। सेकेंडली, जब आप रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हो, रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसीज में कौन कौन आ जाता है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, DOI, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो रेजिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, दैट कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, हु कैन क्लेम, इंडियन कंपनी, ठीक है। सेकंड, रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी, ठीक है बच्चे। अब हु कैन के बाद क्या आ गया कि किस खर्चे की आपने डिडक्शन लेनी है इस सेक्शन में। तो यहाँ पर इसके हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने किए हैं आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने कुछ खर्चे किए थे जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में डालते हैं, ओके। अब इसमें क्या आ गया कहना, अगर आपने कोई खर्चे किए हैं न्यू कंपनी के केस में, amortization of preliminary expenses incurred by Indian companies and other resident non-corporate taxpayer for the establishment of business concern or expansion of the business of existing concern। आपने नई कंसर्न लगाने के लिए कुछ खर्चे किए हैं, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले खर्चे किए हैं, या एग्जिस्टिंग कंसर्न की एक्सपेंशन के लिए कुछ खर्चे किए हैं, उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 35D में ले सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज की कितना अमाउंट आप डिडक्शन के लिए ले सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए कौन से खर्चे आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, यानी कि एलिजिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 3.254 पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो बेसिकली अगर आप ये वाले एक्सपेंसेस अपनी कंपनी को कमेंस करने से पहले, बिजनेस को कमेंस करने से पहले भी इनकर कर रहे हो, तो भी हम आपको उनकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम कि हमने ये वाले खर्चे इनकर किए हैं, ठीक है। सो एलिजिबल एक्सपेंसेस आपके बुक में पेज नंबर 3.254 पे गिवन है, ठीक है। अब आपका डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो डिडक्शन का अमाउंट आपको मिलेगा 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि आप इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में सच प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। का मतलब हो गया दैट आपने जिस साल में बिजनेस कमेंस किया 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस साल में आप बिजनेस कमेंट करोगे उस कमेंसमेंट बिजनेस से अगले 5 साल तक आप इस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हो। से आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया इन सारी एक्टिविटीज पे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पे, मार्केट सर्वे कंडक्ट करने में आपने 1 लाख का खर्चा किया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो बिजनेसमैन कैन क्लेम 20,000 डिडक्शन ईच ईयर।
फ्रॉम द ईयर जब बिजनेस कमेंस हुआ है अगले 5 साल तक। सपोज अगर मैंने 25-26 में बिजनेस कमेंस किया है तो 20,000 25-26 में करके 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, यानी कि मैं प्रीवियस ईयर 2029 से 2030 तक अपनी ये डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ 20,000 ईच। ठीक है बच्चा। अब अगर ऐसी कंपनी है तो ये जो लिस्ट अपने ऊपर 4 एक्सपेंसेस की पड़ी, इसके अलावा कुछ और खर्चे हैं जो कंपनी होने के नाते आप क्लेम कर सकते हो। पहले आपने अपना एमओए या एओए बनाना था, उसके लिए आपने कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंट कराने के खर्चे आपने पे किए हैं, या आपने कंपनीज एक्ट 1956 में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, या फिर आपने आईपीओ लाना था यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन लाना था, या आपने डिबेंचर्स इशू करने थे, अंडरराइटिंग कमीशन पे की है, ब्रोकरेज पे की है, या आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, एडवर्टीजमेंट की है, वो सब के खर्चे बीइंग अ कंपनी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, ओवरऑल लिमिट, यानी कि आप जो ये 1/5 तो हमें बता दिया गया दैट आप 1/5 खर्चों का क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो है ओवरऑल लिमिट। ओवरऑल लिमिट का मतलब होता है दैट हम एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर देंगे अंडर सेक्शन 35D जिसके ऊपर आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। तो ओवरऑल लिमिट में ना हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आ जाते हैं नॉन कॉर्पोरेट एसेसेस, रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसेस। ठीक है। और दूसरी आ जाती है कंपनी। तो रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसी के लिए जो लिमिट है दैट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जितनी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% पहले आप निकालोगे, उसका 1/5 करोगे, दैट वुड बी अलाउबल एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन जो आपकी कंपनी है, कंपनी के केस में आपको कंपैरिजन करना है किसमें, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के केस में 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से विच एवर इज हायर। ठीक है। तो यानी कि जो आपने एक्सपेंडिचर का पहले टोटल करना है, एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकम। ठीक है। फिर आप उसको कंपेयर करोगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आती है, सारी फिक्स्ड एसेट जितनी आती है एसेट साइड पे होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बॉरोइंग, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाता है। तो अगर आप इनमें से डिडक्शन लेना चाहते हो तो क्वालिफाइंग लिमिट का 1/5। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको स्टार लगा के लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर इनकम का मतलब है यहाँ पर 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। और क्वालिफाइंग लिमिट हमने कहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, नीचे। ठीक है। यानी आपने 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालनी है नॉन कॉर्पोरेट एसेसेस के केस में, और कंपनी के केस में आपने 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर निकाल के उसका 1/5 एज अ डिडक्शन क्लेम करना। क्लियर। अब उसके बाद आगे आपको नेक्स्ट पेज पे ना डेफिनेशन दे दी गई है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या क्या दोगे। ओके, वही शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बॉरोइंग। अगेन ऑडिट करवाना कंपल्सरी है इफ एनी ऑफ द असेसी वांट्स टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। नेक्स्ट आपका